जस्ट टेस्ट करती थी। पहुंचा सकते हैं। तो आज के जो सेशन रखा गया है उसमें बात हम करेंगे कैसे नेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर किया जा सके। अभी हम सबको मालूम है कि आगे कैसे नया बिल आएगा और कैसे लोगों को इसके लिए फोर्स किया जाएगा जो लोगों के अच्छे के लिए नहीं होगा, और और लोगों को इससे माहितगार कराना पड़ेगा और उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है, कैसे आने वाले समय में हमें लोगों को जगाना है और हेल्थ केयर सिस्टम को और कैसे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हम फार्मा कंपनीज को बेनिफिट हो, ऐसे षड्यंत्र से बच सके और मासूम लोगों को खर्चा ना कम हो, उन लोगों को हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स अच्छी माहिती दे सके। ऐसे ही मूवमेंट हम आगे चलाएंगे और उससे कैसे बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में आज डॉक्टर माया वलेचा समझाएंगे हमें। वो बहुत ही एक्टिव मेंबर है और वो सामाजिक कार्यकर है, गायनेकोलॉजिस्ट में उन्होंने काम किया हुआ है और उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स में भी पार्ट लिया है। अभी हेल्थ केयर के मिशन को वो आगे ले जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं सबको कि कैसे हेल्थ केयर है उसका नेशनलाइजेशन करने से हमें काफ़ी लोगों को इससे मतलब जो बीमारी दवाई का जो खर्च होता है वो कंट्रोल हो सकता है और लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है और बाहर की विदेशी जो कंपनियां हैं उनका कंट्रोल कम हो सकता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर माया वालेचा जी से कि कैसे नेशनलाइजेशन कर सकते हैं हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का, उसकी सर्विसेज का। धन्यवाद। डॉक्टर माया जी अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये समझ के आज चलती हूँ कि हम जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं वह सभी लोग कम से कम इतना तो जान ही गए हैं कि कोरोना के बहाने किस तरह हम पर एक तरह की डिक्टेटरशिप थोपी गई। हमारा पूरा जो निजी हमारे शरीर पर हमारा हक है उसको भी किसी भी तरह के क्या बोलते हैं प्रेशर करके हमको किसी न किसी इंजेक्शन कोई टेस्ट, जो टेस्ट काफी इन्वेजिव है हमारे शरीर के अंदर जाके हमारी जो बॉडीली इंटीग्रिटी, मेरा शरीर पर जो मेरा अधिकार है उसका हनन कर रहा है। मगर सच बात ये है कि ये आज से नहीं हुआ है, सालों से हम देखते आ रहे थे मगर हमारा ध्यान उतना नहीं गया था। तो मैं ये नेशनलाइजेशन क्या है, क्यों जरूरत है, उसकी थोड़े समय में करके आगे ये हम कैसे ला सकते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि हाँ बात सही है। पहले तो काफी समय तक ये समझाने में गया कि ये नेशनलाइजेशन क्या है, ये वो जो हमने बैंकों का देखा है नेशनलाइजेशन, आज जो हम सरकारी अस्पताल में हालत देख रहे हैं ऐसा सरकारीकरण हम करना नहीं चाहते हैं। मगर आज की जो एक बहुत बड़ी हकीकत उभर कर सामने आ गई है कि दवाई की कंपनियां और ज्यादातर हॉस्पिटल निजी होने के कारण, प्राइवेट होने के कारण पूरा फार्मा कंपनी ने WHO पर, हमारी सरकारों पर और यहाँ तक कि जो रिसर्च करते हैं ऐसे करियर साइंटिस्ट तक को खरीद कर ये पूरी, मतलब जो जानते हैं एलोपैथी वो भी बोल रहे हैं कि ये भी सच्चा एलोपैथी तो नहीं चल रहा है, इम्यूनिटी क्या है वो भी बस एक दिमाग में बिठा दिया है, तो कि एंटीबॉडीज मतलब इम्यूनिटी, ये सब गलत ख्याल फैलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे के बल से मीडिया तक को खरीद के, मतलब रिसर्च, गवर्नमेंट, मीडिया, WHO इतना आप खरीद लो, फिर ज्यादा कर पब्लिक को तो ये पता नहीं होता है ना कि हमारी सरकार ऐसा कर सकती है, अरे इतने बड़े साइंटिस्ट, हमारी जो कमिटी है वो ऐसा कर सकती है,
मगर आज के पहले भी मैं सिर्फ एक, ये सब हमें क्यों समझना है कि हमको लोगों को समझाना है, इसलिए हमें और ज्यादा समझना पड़ेगा, है ना, कि आज के पहले इराक में कोई वेपन्स नहीं थे मास डिस्ट्रक्शन के, फिर भी पूरी दुनिया को ये समझाया कि वहां वेपन्स है इसलिए ये युद्ध जरूरी है, पूरा एक देश बर्बाद किया। तो उनको अब पता चल गया है कि मीडिया के माध्यम से इतना बड़ा हवा खड़ा करके हम लोगों को कुछ भी दिमाग में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हुआ वो दो कारण से, एक तो ये सब जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो निजी थे, खास करके दवाई की कंपनियां जो निजी अपने मुनाफे के लिए, वो कोई हमारे हेल्थ के लिए नहीं मगर मुनाफे के लिए चलाते हैं, उन्होंने अपने पैसे के दम से ये WHO को ये सब खरीद के रखा और ये सब लाए। अब इतना तो हमारी समझ में आ ही गया। ये अभी एक और बात जो विशाल भाई ने बताई कि नेशनलाइजेशन मतलब पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब सब अस्पताल, बड़े छोटे सब अस्पताल सरकार हस्तगत तो करना पड़ेगा, मगर उसके बाद जो उसका संचालन करेंगे वह छोटे से छोटे हॉस्पिटल से लेके वहां के लोग, उसकी हर महीने मीटिंग करो। मैं सबको बता दूं कि ये जो हमारा प्रपोजल, ये जो 1 मिनट सब म्यूट रखना, तो ये जो हमारा प्रपोजल है वो 4 इंग्लिश वेबसाइट, 8 जितने हिंदी, या तो वो अखबार है या तो उनकी या तो सिर्फ वेबसाइट पर है, ऐसी जगह प्रकाशित हो चुके हैं। तो काफी सारे इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया भी ये बात हमारी प्रचार आज चल रहा है। और क्योंकि हम समझाना चाहते हैं कि ये जो निजी क्षेत्र है उसके कारण एक तो ये इतना बड़ा स्कैम हुआ, उसके पहले भी हम सबको और इसके पहले भी छोटे मोटे, जिसको आप, क्योंकि कोरोना बहुत बड़ा है इसलिए उसको हम छोटा बोलेंगे, कि कैसे डॉक्टर और फार्मा कंपनी डॉक्टरों को खरीदते हैं। वो अभी डोलो का तो बहुत चल रहा है ना अखबारों में भी, कि कितने करोड़ों तक उनको सब फॉरेन ट्रिप से लेकर बहुत, मतलब गाड़ी मिलती है, ये मिलता है, सब कुछ देखकर उनको खरीदा जाता है, ये हकीकत है। 98% ऑफ द डॉक्टर्स जो फार्मा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आके समझाता है, उसी से उनका 98% प्रिस्क्रिप्शन में उसका असर रहता है, ये भी आ चुका है अभ्यास करके। हम पहले से कहते थे कि ये लोग एक बार पास होने चाहिए, क्योंकि वो पैसे के लिए डॉक्टर बने, पैसे देके कई जगह तो आजकल, मतलब मेडिकल कॉलेज में इतने लाख देकर, ये देकर वो पहले डॉक्टर बनते हैं और फिर कमाने के लिए ही वह पैसे, कोई, मतलब ये जो एक हम समझ थी वो तो अब कोई शायद नहीं मानता है कि बहुत बड़ा नोबल प्रोफेशन है और लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनते हैं, ये तो भ्रम लोगों का भी टूट गया है। और कोरोना में ये सब और उभर के सामने आया कि कैसे एक महामारी के बहाने, कोरोना के बहाने डॉक्टरों ने लूट चलाई, ये सब हमने देखा। तो एक तरफ ये गरीबों के लिए पहले भी मेडिकल कोई भी सुविधा पाना असंभव था, अच्छी मेडिकल, सरकारी हॉस्पिटल को उतना फंडिंग नहीं देते थे, स्पेशली 90 के समय से, जब बस पूरा सब प्राइवेट करो, उसकी ही चर्चाएं चलेगी अखबारों में, टीवी में, और सरकारी अस्पताल को फंडिंग कम दे जाती थी। कितने सारे कौवान, मैं डॉक्टर हूं तो अपनी आंख से देखा है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को कभी ऊपर नहीं आने देता। कई बार ऐसा बताया गया कि भाई आप सिर्फ इतना मांगो ना कि हमको सरकारी अस्पताल ठीक चाहिए, प्राइवेट को अपना धंधा करने दो। मगर सब पॉलिटिकल पार्टीज में इन डॉक्टरों ने अपना पैर जमा के रखा है, क्या वो ये सरकारी अस्पताल को ऊपर आने, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले सबका सरकारी हस्तगत तो करना है, मगर उसके बाद उसका संचालन, क्योंकि ये हम सरकार नहीं दे रही है, बैंकों का सरकारीकरण सरकार ने किया था, इसलिए अपनी मर्जी से किया, ये हम
आगे बात बताती हूँ कि इसका आंदोलन कैसे चलाना चाहिए। आंदोलन से हमारी शर्तों पर लेंगे कि ये पूरी हेल्थ व्यवस्था केयर सिस्टम का जब राष्ट्रीयकरण करेंगे, सामाजिकरण करेंगे, तो उसके पूरा संचालन लोग करेंगे और दवाई की कंपनियों तक का, क्योंकि आज का जमाने में तो हम टीवी पर सब ये एक्सपर्ट बोलो, ये एक्सपर्ट बोलो, ये दवाई की क्या हुआ। अब लोगों को इतनी समझ आ गई है, पूरे लोगों को नहीं आई हो तो काफी जागरूक लोगों को अब ये समझ करके लोगों को बता सकते हैं उसी टीवी पर कि नहीं ये गलत है। आज डॉक्टर माया वलेचा ठीक बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इनको कमेटी में डाल दो। कमेटी में जाकर भी आप ये स्टेप क्यों ले रहे हो, तो मतलब हो वो लोगों को समझाना पड़ेगा। उसी के बाद उसी हिसाब से कि लोगों की जरूरियात क्या है, उस हिसाब से दवाइयां बनेगी। लोग क्या चाहते हैं उस हिसाब से हॉस्पिटल चलेंगे। लोगों को कौन सी सुविधा कम पड़ रही है, कौन सी चाहिए, बिना शुल्क मिलेगा वो तो बिल्कुल, क्योंकि पूरा उसका एक, और हमारे काफी बड़े एक इकोनॉमिस्ट है प्रभात पटनायक, उन्होंने पूरा एक कैलकुलेशन किया है कि अगर सिर्फ 2% टैक्स अति अमीर लोगों पर, इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ टैक्स अगर दिया जाए, ये सब पेपर्स हैं, जो भी बाद में चाहे वो मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। तो जो अपना ड्राफ्ट है वो जितना पब्लिश हुआ है वो भी मैं विशाल भाई को भेज दूंगी, ये जो कैलकुलेशन है वो भी मैं भेज दूंगी, मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। मगर इतना ही डालें तो सिर्फ हेल्थ नहीं, हेल्थ, एजुकेशन, मतलब हमारे वरिष्ठ नागरिक और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, सबका पूरी योजनाएं फंडिंग हो सकती है। ये कैलकुलेशन हुआ है वो, और अभी 3 साल पहले ही, कोई बहुत पुराना भी नहीं है। तो हमारे देश में जो इस साल, ये 2 साल में अमीरों को 2 लाख करोड़ की छूट दी गई टैक्स में। आप सोचो कि ये हमारा पैसा है, जो भी सरकार खर्च करती है या छूट देती है वो हमारा पैसा है ना। हम एक एक पैसे में चप्पल भी खरीदे, गरीब से गरीब इंसान भी कुछ खरीदता है तो टैक्स देता है। तो ये सिर्फ इनकम टैक्स का भी सवाल नहीं है, हमारा पूरा पब्लिक का पैसा है ये, उसको सरकार अपने हिसाब से नहीं खर्च कर सकती। इन शॉर्ट, सभी विस्तारों में हमने जो कुछ पढ़े, एक लास्ट बात पहले तो नेशनलाइजेशन के बारे में बोल दूं कि जो सिर्फ ये गरीबों का नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि गरीबों को मुफ्त में दवाई मिले उसके लिए नेशनलाइजेशन है, नहीं। आज हालत ये हो गई है कि पैसे वाले लोग और लूटेंगे और उनके ऊपर और बिन जरूरी या तो टेस्ट होंगे, बिन जरूरी दवाइयां उनको दी जाएगी, बिन जरूरी सर्जरी भी होती है, ठीक है, बार बार ये आता रहता है। तो पैसे के लिए अभी जो कल आया एक कि किस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना वेस्ट दवाइयों में डाल के पूरा दवाइयां मतलब नदियों में बहा के उसको ट्रीटमेंट किए बिना पूरा नॉर्थ इंडिया की जो बड़ी हमारे देश की सबसे बड़ी नदियां नॉर्थ इंडिया में है, उसका पॉल्यूशन हो चुका है फार्मास्यूटिकल कंपनीज की दवाई के जो डिस्चार्ज करते हैं उससे। क्यों? क्योंकि निजी मुनाफे के लिए चलाई गई कंपनियां सब जगह कॉर्नर, पैसे बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। दूसरी कंपनियां भी करती हैं, फार्मा भी करती है, मगर फार्मा का अभी कल ही आया है, ठीक है। तो एक बात इसके बारे में आगे किसी को भी कुछ जानना है तो वो कि फार्मा कंपनीज और हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स, उसके नीचे चलते इस देश में ना गरीबों का, अब जो समझ थी लोगों को कि पैसे वाले तो बच जाएंगे, वो भी नहीं है, पैसे वाले और फंस रहे हैं। मेरे पर आप ज्यादा टेस्ट करो, ये सीटी स्कैन करो, ये करो, सब रेडिएशन आता है ना मेरे पर, तो ये सब उनको भी फेस करना है। ज्यादा पैसे वाले भी और फंस रहे हैं, उनके बिन जरूरी सर्जरी भी हो जा सकती है। तो ये अब बिल्कुल जरूरी हो गया है कि इतना वाइटल सेक्टर, और भी मैं बताऊंगी कि बाद में कैसे दूसरे, मगर इसमें अब निजी मुनाफे के लिए काम करते लोगों को ये हमारी जिंदगी हम नहीं सौंप सकते।
नहीं तो मतलब हम तो किसी भी तरह इस तरह, अब ये कोरोना का चक्कर देखते हुए लग रहा है कि आगे वाली जनरेशन के लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। अभी जो विशाल भाई बता रहे थे कि जो नया कानून आ रहा है वह भी इतना भयंकर है कि कोरोना के बारे में हमने जो जो कोरोना के समय देखा, लॉकडाउन एक्सपर्ट्स ने ना बोला था, फिर भी लगाया, किसकी सलाह से? वो जो बड़ी कंपनियों वाले एक लोगों ने एक नाटक चलाया था 2019 में कि भाई लॉकडाउन करेंगे, 201 इवेंट 201 सबको थोड़ा पता होगा। तो ये सब क्यों किया, बहुत सारी है कि क्यों किया। इकोनॉमी, उसमें इकोनॉमी भी, इकोनॉमी वैसे भी नीचे जा रही थी और उनको और दिखाना था क्योंकि ये क्यों जा रही है। अब अमीर लोगों को सीधा एक्सप्लॉयटेशन से जो नहीं मिल रहा था जितना उनको चाहिए, भूख पैसे की, तो ये बहाने पूरे ये कोरोना के चलते दुनिया के जो अति अमीर लोग हैं वो 35% ज्यादा अमीर हुए और जो गरीब लोग हैं 80% भारत के लोग आज फूड इनसिक्योरिटी, खाने को तरस रहे हैं, ये बात हुई। तो जो एक्सप्लॉयटेशन सीधा आपको काम की जगह पे चल रहा था, दूसरी तरह से चल रहा था, इसको और बढ़ाने का भी ये एक तरीका आया कि उनको और किस तरह पूरी दुनिया का जो लोगों का पैसा है वो कुछ लोगों के हाथ में चला जाए, उसका ये एक कंटिन्यूएशन था। तो ये जो नया कानून आया है, जो लॉकडाउन एक बिल्कुल अवैज्ञानिक, उसमें कोई विज्ञान नहीं है, लॉकडाउन से कुछ नहीं रुकता, उससे नुकसान होता है क्योंकि लोगों का हुआ, सिर्फ पैसे का नहीं है ये सवाल। पैसा, ए सोशलाइजेशन, इन सब से आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है। आप खुराक भी लोगों का खराब हो गया, कहाँ ध्यान रखेंगे, जॉब की ढूंढे कि बच्चों को क्या अच्छा खिलाए वो सोचें। तो लॉकडाउन से आर्थिक के साथ साथ हमारी हेल्थ भी खराब होती है, यह बात हमें समझ लेनी चाहिए। और ये पहले से पता था, अब पता है ना, यूके का, हमारे देश का ओरिजिन का बहुत हम वो करते थे, बोलते हैं हाँ मीटिंग में मैं तो बोलता था कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। अभी बोलते हो उस टाइम रिजाइन कर देना था ना कि नहीं लॉकडाउन करोगे तो मैं रिजाइन करता हूँ, है ना। तो अभी कुछ लोग बोलना शुरू किया है, सबको लगता है कि अब तो पकड़े गए हैं तो हम क्लियर करें। मगर ये लॉकडाउन क्या, वैक्सीन की, हम डॉक्टरों ने लिख के प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा था कि इस देश में वैक्सीन की जरूरत है। अच्छा, इन सब से पैसे कितने किसके खराब हुए? एपिडेमियोलॉजिस्ट कब से बोल रहे थे, पहले 2 महीने के बाद ये जो टेस्टिंग ट्रेसिंग चल रहा था उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो 72,000 करोड़ रुपए इस देश में सिर्फ टेस्टिंग के पीछे बर्बाद हुए हैं। 35,000 करोड़ तो वैक्सीन के नाम पर सिर्फ बजट में रखे थे। उसके उपरांत जो वैक्सीन की कंपनियों को दूसरी सुविधा दी जाती है ट्रायल के लिए, वो सब सरकारी खर्चे से होती है। सरकारी मतलब हमारा। तो ये सब जो हमने भुगता है वह अब बार बार लाने के लिए एक कानून बना रहे हैं जिसको वो बोलते हैं पब्लिक हेल्थ। वैसे वो मानसून उसमें आने वाला था पार्लियामेंट के सेशन में, मानसून सेशन में, मगर अभी पता नहीं उन्हें पता चला है कि लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए, या एक कमिटी को 1 महीने में रिपोर्ट देने के लिए बोला है, उसको फाइन करने के लिए बोल तो रहे हैं। अब वो कमिटी में भी उसके प्रेसिडेंट का नाम था, मगर अच्छा आप कमिटी को दे रहे हो, ये कर रहे हो, तो हम लोगों को क्यों नहीं दिखाते कि भाई हम ऐसा कानून लाने जा रहे हैं। पहले मीडिया हाउस को दिखाया, ये कैसा लोकतंत्र है, वहां से हमें सवाल करना शुरू करना पड़ेगा कि पहले मीडिया को दिखाई पड़ता है वो क्या क्या बिल आ रहा है, बाद में एक उसके जो कंसल्टेंट थे मतलब प्राइवेट ही होंगे, उसके बाद ये एक कमिटी को दिया गया है। आप हर एक स्टेज पर क्या चल रहा है हमको बताओ ना, आपको तकलीफ क्या है? अगर आप इस देश के लिए कुछ भला कर रहे हो तो हमें दिखाने में आपको क्या हर्ज है। मगर नहीं, वो हमें अभी तक नहीं देखने को मिला है। कुछ कुछ उसकी झलक मीडिया रिपोर्ट से मिली, उसी से हमने हजारों लोगों की सिग्नेचर, यूं समझो ना, उसके ऊपर डाली तो 4,000 लोगों तक की अब तक सिग्नेचर हुई है। जब 3200-3300 हो गई तभी हमने प्राइम मिनिस्टर को भेज दी थी।
आप सोचेंगे कि इतने बड़े देश में ये बहुत कम है, हाँ कम है, मगर कम से कम ये जो ऐसे लोग जिन्होंने साइन किया है वो ऐसे लोग थे जो जमीन पर काम कर रहे लोग हैं। तो उस हिसाब से हमें खुश होना चाहिए कि इतने सारे लोग आज जमीन पर काम करके खुद तो जागरूक है, औरों को भी जागरूक कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने यह साइन किया है, उसमें कितने सारे डॉक्टर्स भी है, वकील भी है और दूसरे प्रोफेशन में, मगर जागरूक है ये पूरे हेल्थ के जो भी मतलब चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, उसको समझ रहे हैं। ऐसे लोगों ने साइन किया है। तो तो हमें ये कानून तो रोकना ही है, इसलिए हमने जो पत्रिका निकाली है कि इस कानून में तो ना हो, मगर उसके बदले कैसा होना चाहिए वो भी दिया है कि भाई इस देश में तो हमारा जो नेशनलाइजेशन का एक डिमांड है उसमें ये भी आता है कि हमारे देश में सिर्फ एलोपैथी नहीं है, आयुर्वेद है, दूसरी जो भी कानूनी रूप से मान्य नॉलेज ज्ञान है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, नेचुरोपैथी है, योगा, तो नेचुरोपैथी एंड योगा साथ में कंबाइन किया हुआ है। दूसरे भी मैं यहाँ किसी को एक्यूप्रेशर देख रही हूँ। तो जो भी कानूनी रूप से स्वीकृत नॉलेज सिस्टम है उसको भी तो हर हॉस्पिटल में, हर बड़े, अभी क्या है, एक आपने अलग अभी बता रहे हैं हम कुछ सेंटर बनाएंगे जिसमें सब मिलेगा। अब कुछ सेंटर क्यों आप सोचो अहमदाबाद जैसा बड़ा सिटी है, इवन बड़ौदा में जो एक कोने में रह रहा है, वह जब भी कोई भी सरकारी अस्पताल जाएगा तो उसको सिर्फ एलोपैथी मिलेगा। ये क्यों? फिर वो खुद फिर आयुर्वेद करना है तो वो छोड़ के उसको दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अभी भी कुछ हॉस्पिटल तैयार करने का बोल रहे हैं जहां सब मिलेगा आयुर्वेद। इसका क्या मतलब है? सब बड़े अस्पताल में, बड़ा मतलब मैं तो आज के जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दूसरे भी हैं, सबको हम जब राष्ट्रीयकरण सामाजिकरण करेंगे तो सब अस्पताल में एक विस्तार में रहते लोगों को कई बार तो पता नहीं होता है कि यहाँ कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है कि नहीं। पेशेंट बेचारा घूमता घूमता कभी इधर से उधर कभी इधर से उधर धक्का खाता है, फिर वो ही सोच, जबकि एक बार हम राष्ट्रीयकरण करके ज्यादा कर सब विस्तार में सब मिले उस तरह एक ही अस्पताल में ये भी है, फिर उस अस्पताल में हम रिपोर्ट्स भी डाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पद्धति से आयुर्वेदा ने इतने पेशेंट इसके ठीक किए। इसके अभी जो आपको नहीं जरूरी है ऐसी प्रचार हो रहा है, मास्क पहनो, ये पहनो, वो करो, हाथ धो। अच्छा है हमने कुछ हमारे देश में ज्यादा ये सब कुछ किसी ने माना नहीं है तो हम लोग हेल्दी रहे हैं और हम सब में इम्यूनिटी आ गई है। मगर तो ये करके हम हमारे देश की पद्धतियों को आगे लाकर, जो कि एक तो कम खर्चे में हमारे कम नुकसान शरीर को करके, और ये और आगे आएगी, उसका परिणाम भी लोगों को पता चलेगा। वो रखो ना आप जो इतने बड़ी बोर्ड लगा लगा के बिन जरूरी एडवर्टाइजमेंट्स हो रही है, उसके बदले सामाजिक जरूरी चीजों को लोगों को पता चलना चाहिए कि इस पर्टिकुलर रोग में इस पद्धति से इतना फायदा हुआ। आप हॉस्पिटल में जाओ तो सीधा पहले वो सब दिखना चाहिए, तो लोगों को पता भी चले कि आगे मुझे मैं ये है तो मैं कहाँ जाऊं। जबरदस्ती नहीं बोल रही हूँ, मगर ये प्रचार से हम लोगों को, आजकल तो सिर्फ एलोपैथी का आप वैक्सीन लो तो ही आप सेफ रहोगे, यही एक प्रचार हो रहा है। तो दूसरी पद्धतियों का प्रचार भी हम राष्ट्रीयकरण करने के बाद ही कर सकते हैं। अभी तो और सब सामने सामने एक साथ प्रैक्टिस करेंगे खुद को, और फिर एक कंपटीशन के उससे नहीं, मगर एक एलोपैथी डॉक्टर को भी एजुकेशन से, हमारे ड्राफ्ट में तो हमने वही लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट जब एजुकेशन हो रहा है मेडिकल का, फिर वो एमबीबीएस, उन सबको सब पद्धतियों की बेसिक नॉलेज देनी चाहिए। तो मुझे जब मैं एमबीबीएस होकर बाहर निकलूं तो मैं आयुर्वेद को, होम्योपैथी को एक कंपटीशन के रूप में या एक बिल्कुल अवैज्ञानिक है उस रूप में देखने के बदले उसके क्या प्रिंसिपल्स है,
तब भी सिखाया जाए कि कौन से डिसीज में कौन सी पद्धति ज्यादा असर कर सकेगी, सब साथ मिलके। तो नेशनलाइजेशन से ये एक दूसरे को आजकल काटने की बातें चल रही है ना, कि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, वो बोल रहा है एलोपैथी खराब है, एलोपैथी बोलता है ये लोग खराब है। तो उसके बदले कोऑपरेशन से, खुले दिमाग से पता करो कि भाई, कई बार दोनों साथ मिला के भी, कि भाई आप सर्जरी कराओ, उसके साथ कुछ होम्योपैथी की ये दवाई लोगे तो आपका हीलिंग जल्दी हो जाएगा। और ऐसी पद्धति भी कई जगह चल रही है, ठीक है। जैसे चाइना ने पहले वेव में, बाद में तो अभी किसके प्रेशर में कर रहा है क्या वो अलग बात है, मगर पहले अभी 4-5 महीने के पहले, और वहां पहले से ही 90 से ज्यादा प्रतिशत लोगों को चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन ही से ट्रीट किया जाता था। और हमारे देश में क्यों सब सरकारी अस्पताल में सिर्फ एलोपैथी डाली गई? पहले से ही मैं तो पूछ रही हूँ, है ना। जब था हमको पता कि हमारे देश की इतनी बड़ी ट्रेडिशंस है, तो क्यों पहले से एलोपैथी को हावी कर दिया गया? तो ये सब बदलना तो है, मगर अब कैसे बदलेंगे, वहां आके सवाल खड़ा होता है, ठीक है। तो ये कोई, जैसे अभी आपको किसी को समझाना है, 2-4 मिनट में समझा दो कि भाई वैक्सीन लेना बुरा, ये तो करना ही है। मैं ये कभी नहीं बोल रही हूँ कि ये नहीं करना है, ये तो करना ही पड़ेगा। हम जितने लोगों को समझा सके हम समझाएंगे। मगर जैसे स्वाइन फ्लू के समय ये लोग पूरे खुले हो गए, तो उन लोगों ने थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया सब। अभी 12 साल के बाद पूरी तैयारी करके इस तरह आए कि कोई सामने कुछ कर ही नहीं पाया, एकदम धड़ाके से आधी रात को इस देश में भी लॉकडाउन डाला। उसके बाद ये आप रोज सुबह देखो टीवी अखबार सब में इस तरह छा गया जैसे पूरी दुनिया, कोई जैसे वो इंग्लिश मूवीज होती है ना, एलियन आ गए हैं और पूरी दुनिया नष्ट करने आ गए हैं, ठीक है। आधे लोग तो डर के मारे भी। तो उस तरह का जो खड़ा किया, वो उन्होंने ये 12 साल तैयारी करके किया है। आप सोचो, जिनके पास इतना पैसा है उन लोगों को भी इतना टाइम तो सिर्फ तैयारी करके किस तरह हम करें कि, तो हमें अगर ये सब बदलना है तो हाँ, हम वैक्सीन लेने को नहीं लेना है वो समझाएंगे, ज्यादा कर लोगों को हम समझा भी पाएंगे, शायद पर्सनली अगर समझाएं, ये दिखाएं वो दिखाएं, क्योंकि काफी टाइम तो जाता है उसमें भी, फिर भी समझा पाएंगे, क्योंकि वो एक ही स्टेप का काम है। जबकि ये हमें पूरी व्यवस्था बदलनी है, तो हम ये सोचें कि ये थोड़े टाइम का काम है, आसानी से हो जाएगा, मत समझो। पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोग जो ये काफी सारे लोग नहीं समझ पाए हैं, आप समझो, जो हम समझे हैं कि ये इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है, वो लोग सच्ची में कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं हम, कि हम तुरंत समझ पाए। तो हमें ये समझना है कि हम सामान्य काम करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हमें अगर इस देश की व्यवस्था बदलनी है, तो इन लोगों ने अगर इतने पैसे और इतनी ताकत वालों ने 12 साल लिए कि स्वाइन फ्लू से लेकर आज तक में इस तरह अटैक किया, तो हमें तैयारी लंबे टाइम की, ये सोच के चलो कि ये लंबे टाइम की तैयारी, हमें बहुत वेट करना है। एक पूरी जनरेशन बीत जाए तब तक अगर दूसरी जनरेशन को ये हम कर पाए तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ठीक है। तो ये तो हमें समझ के चलना है कि ये छोटा काम नहीं है, ये एक रात में, एक साल में होने वाला काम नहीं है, ठीक है। तो अब शुरू कहाँ से करना है? शुरू हम कई मतलब सबसे पहले, हाँ, जो मैंने बोला कि सरकारी, जहां भी हम हैं वहां के सरकारी अस्पताल में, आसपास के गांव के सरकारी अस्पतालों में जाके सबसे पहले पता करना है, पूरा अंदर की माहिती लेना है कि क्या हो रहा है। आपको यहाँ तक बातें जानने मिलेगी अगर पूरा घुस पाए तो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं तो यहाँ के हॉस्पिटल में अच्छी तरह से एक बार गई थी तो पूरी घुस पा सकती थी। मगर कि जो दवाइयाँ आती है हॉस्पिटल के लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में आती है, मतलब वहां तक आती ही नहीं है,
जहां से निकलती है वहां से सीधे प्राइवेट स्टोर में पहुंच जाती है। तो जो और वहां बिक जाती है, उसमें सब जो चेन में जितने भी लोग हैं उसको उसका पैसा मिल जाता है। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो एक इंटर्न डॉक्टर ने बताया कि यहाँ तो ये होता है, आपको पता था? मैंने बोला ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो पहले हमारे सरकारी अस्पताल में हमें लोगों को क्या सुविधा नहीं है, आप जाके देखो तो कई बार ना तो ईसीजी मशीन चल रहा होगा या तो एक्सरे के पैसे क्यों, कोई बेचारी इस मुझे 15 साल पहले भी अनुभव हुआ है, हमने जब ये आंदोलन किया था एक बार 15 साल पहले भी, आप पैसे नहीं है इसलिए रिक्शा का और बीमार हो, बस में अनिकिता का रिक्शा का भाड़ा खर्च करके आप अस्पताल तक आओ और फिर वह बोले कि 40 रुपया 50 रुपया एक्सरे का लगेगा। अरे वो जो पैसा था वो तो रिक्शा में डाल दिया कि मेरा एक्सरे तो यहाँ फ्री होगा। तो लोगों को क्या तकलीफ होती है वह हमें पहले पता करना पड़ेगा। जब वो पता हो जाए फिर वहां अपने आप पेशेंट्स लोग बोलना शुरू कर देंगे। आप एक बार जाओ, एक बार ये होने के बाद प्रेस को बुलाना पड़ेगा, और ये लंबा है, ऐसा नहीं कि आज गए कल प्रेस आ गया कि देखो ये सरकारी अस्पताल में ये सब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? फिर कि भाई इसको ब्लड का ये हुआ था, इसको बोला कि यहाँ जाके आओ। वहां से हम शुरू करेंगे कि भाई किस तरह प्राइवेट अस्पताल अपना उल्लू सीधा। अच्छा, लोगों को जो कम आमदनी वाले लोगों के जो रेसिडेंशियल रहने की जगह है वहां जाके हमें पता करना पड़ेगा कि भाई आप बीमार होते हो तो क्या करते हो। उस समय तो 100 एक बार में 100 रुपए में हो जाता है, तो वो भी सोचते हैं कि चलो दिन मेरा पूरा दिन का जो काम पे जाऊं वो खराब नहीं हुआ और वहां जाके ले लिया। तो भाई सरकारी अस्पताल क्यों शाम को ना चले जब लोगों को समय है उस तरह। ये भी हमने सूरत में एक जगह पे किया था कि आप सरकारी अस्पताल दोपहर को चलाओ और लोग उस समय काम पर गए होते हैं, उसको शाम को चाहिए, तो उस तरह से करो कि लोगों को कौन से टाइम पे उतने पास में इतने इनफ सरकारी अस्पताल है कि नहीं। सबको हमको सरकारी अस्पताल में से ही दवाई लेना है। वहां जब भी लगे कि ये पैसा नहीं, तो वहां फिर ये कि इसका पैसा नहीं ले सकते, आप क्यों ले रहे हो, केस का पैसा, दवाई का पैसा, एक्सरे का पैसा, कि बाहर तो 100। तो ये सब हमें हक जताना शुरू करना पड़ेगा। उसमें से लोगों से बात करो कि भाई आप एक बार बीमार होते हो, कैसा है कि समझ लो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए आंदोलन करना है तो लोग करेंगे क्योंकि वो रोज का सवाल है। बीमारी क्या होती है कि साल में एक बार 2 बार आएगी, अभी ये एक बड़ा हो गया है, हमने देखा है कि डॉक्टर ने, तो ये समय है कि लोग ज्यादा सुनते हैं। मगर फिर भी लोगों की पे आपने साल भर का याद करो कितना पैसा आपका खर्च हो गया। आप यही पैसा अगर आप पूरे साल की अगर थोड़ी सी बड़ी बीमारी टाइफाइड जैसी भी हो जाएगी, और अगर क्योंकि सरकारी अस्पताल तक जाने का सुविधा नहीं है, फिर वहां उतने है नहीं आसपास जितने होने चाहिए, क्योंकि सब जगह बंबई जैसे शहर में 80% लोग प्राइवेट में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सरकारी अस्पताल में बड़ी बड़ी लंबी लाइन, जितनी सुविधा बढ़ानी चाहिए उतनी नहीं होती है। तो हम ये सामाजिकरण राष्ट्रीयकरण का जब कंसेप्ट समझें या समझाएं लोगों को, तब सबसे पहले ये बताएंगे कि आज जो सरकारी अस्पताल की हालत है वह हम नहीं चाहते हैं। हम क्योंकि ये सब जो प्राइवेट आपको चारों तरफ दिख रहा है वह सब अस्पताल हम सरकारी बनाकर उनको लोगों के कंट्रोल में लाना चाहते हैं। तो एक तो हमारे पास हो जाएंगे, सुविधा की संख्या बढ़ जाएगी, तो भीड़ कम हो जाएगी। जो छोटे छोटे जो कितनी हद तक हुआ है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मगर दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक की बात है, वो जो हमारे आसपास हम छोटे छोटे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स देखते हैं वो मोहल्ला क्लिनिक बना दे सकते हैं। तो ये सब तो करना पड़ेगा। और ये सब के लिए जो सबसे पहली बात तो ये होगी कि हमने जो आज तक जिसे हम भागीदारी वाली लोकशाही कहते हैं वह न होते देखी, न हमने खुद ने कभी प्रयत्न किया कि नहीं। लोकतंत्र इसे बोलते हैं,
कि जिसमें लोग जो कुछ भी, एक रोड बन रहा है तो जरूरत है कि नहीं, क्या है, क्यों है, लोगों के सामने रखा जाए और लोग वोट करेंगे। कितने सारे, बड़ौदा जैसी छोटी से सिटी में इतने फ्लाईओवर की कोई जरूरत नहीं है। उससे उसका मतलब पूरा नक्शा बदल जाता है, सिटी की ब्यूटी भी चली जाती है और जरूरत नहीं है, वो सबसे बड़ी बात। तो लोगों को पता होता है कि ये जरूरत बिन जरूरी बात हो रही है। तो उस हिसाब से लोगों का ओपिनियन लेकर, लोगों की क्या राय है वह सोचकर, सुनकर, पूरी चर्चा करके कोई भी सरकारी काम किया जाए, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ये बात हमें स्थापित करनी पड़ेगी। और खास करके अभी हम एक बार शुरू करेंगे ना हेल्थ केयर सिस्टम में, और दो चीज है, लोगों को जब ये रूल बाय रूल होते दिखेगा कि भाई हम जो बोले तो कुछ होता है, क्योंकि वही रूल बनेगा बाद में। हमारे आंदोलन से हम ये अचीव करना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं कि हमारी आंदोलन की ये शर्त होगी, ठीक है। और आंदोलन के बाद भी, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जैसे लोकपाल का बकायदा सरकार के साथ बैठ के शर्तें रखी गई थी भाई इस तरह होगा, इस तरह होगा। बाद में सब टूट गया और किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया, और आपने खुद ने अपनी सरकार जहां बनाई वहां भी कोई लोकपाल का उस तरह का व्यवहार नहीं चलाया, सब बदल गए, वो अलग बात है। मगर हम आंदोलन में बिल्कुल यह ध्यान रखेंगे कि इसके बाद भी आंदोलन खत्म करके जब ये हम अचीव करेंगे, उसके बाद भी यह व्यवस्था किस तरह चालू रहे, लोगों को उतना पार्टिसिपेट, जिसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब भागीदारी वाली लोकशाही, वह चालू रखना पड़ेगा। और वो चालू कैसे हो सकता है, कुछ हमारे तुम्हारे जैसे लोग उसमें आगे आकर हमेशा ध्यान रखेंगे कि नहीं, और लोग भी कब कि हाँ उनका कहा हो रहा है, तब लोग और भी नहीं भाई इस मीटिंग में जाके मैं ये बोलूंगा कि नहीं ये सुविधा ठीक नहीं थी, इसको इस तरह सुधार कर। लोगों के बहुत दिमाग होते हैं कि इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, मगर सुनता कौन है? आज कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए फिर लोग भी अरे हमारा क्या चलता है। तो हमें ये, तो एक तो मैंने बोला कि हमें ये इस तरह लोगों के विस्तारों में जाकर भी उनके साथ बात करके समझाने की एक स्लो मूवमेंट, और अस्पतालों में जाके वहां क्या नहीं है उसको फिर प्रेस के सामने लाओ और लोग उससे जुड़ेंगे कि नहीं हमको मिलना चाहिए। हम उस समय हमें ये प्रचार में भी हमारा बात कहते रहना पड़ेगा कि नहीं, जब तक इस देश में पूरा नेशनलाइजेशन होकर, राष्ट्रीयकरण होकर हमारे कंट्रोल में यह व्यवस्था नहीं आएगी, तब तक ये नहीं होगा। इसलिए हम तब तक लड़ेंगे। आज ये सुधारो, ये तो है ही, जाके बोलने का, करे ना करे, मगर सुपरिंटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल हर महीने एक पब्लिक मीटिंग करो, हम आएंगे और बोलेंगे क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हक। बाद में ये सब जगह मैंने बोला ना, रोड, ये सब जगह आप 5G का विरोध करते हैं, मगर 5G तो प्राइवेट हाथ में है, कैसे करेंगे विरोध? तो धीरे धीरे सब जगह ये करना पड़ेगा। मगर आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी क्राइसिस ये कोरोना और उसके बाद जो हेल्थ बिल आ रहा है उसके कारण हो रही है। इसलिए इस फील्ड में शुरू करना बहुत, और एक फील्ड के बाद फिर तो वो आगे चलेगा, मेरा पूरा मानना है, यकीन है। तो ये वहां से। अच्छा, दूसरा कि कई जगह पर इलेक्शन आएंगे अभी, तो इलेक्शन के समय वो चाहे लोकल हो, असेंबली का हो, फिर उस है ना कि वो आपको उलझाने की, ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है, ये तो नेशनल सब्जेक्ट है। आपकी पार्टी तो जिनकी भी पार्टी, आपके कुछ सदस्य है ना पार्लियामेंट में भी, आज आप यहाँ स्टेट के लिए कहो कि यहाँ इस हिसाब से हॉस्पिटल हम करेंगे, और आपकी पार्टी पार्लियामेंट में उसी समय अभी भी उठाए कि भाई नेशनलाइज, आप उठाओ, हम देखें कि आप कैसे उठाते हैं, ठीक है। आपकी पार्टी जहां आपके मैनिफेस्टो में लिखो कि हम राष्ट्रीयकरण को मानते हैं, हम ये जो हमने सब दिया है, जहां कहीं भी जरूरत होगी कि हमको क्या पार्टियों को लिखकर देना है वो भी हम तैयार कर देंगे,
ठीक है, कि भाई आपके मैनिफेस्टो में ये चीज आनी चाहिए, और हमारा बेसिक एक ही है, एक राष्ट्रीयकरण, सामाजिकरण और उस पर कंट्रोल लोगों का। हमको ये आईएएस बाबू और सरकारी और पॉलिटिशियन, जो अभी के पॉलिटिशियंस है, एक बात बता दो पॉलिटिक्स वर्ड से मुझे थोड़ा, कि हम जो अभी ये कर रहे हैं ना, इवन कोरोना के बारे में, ये वो सब पॉलिटिक्स है। आप जो भी पब्लिक में करने जाते हो वो पॉलिटिक्स। सवाल ये है कि आप अच्छा पॉलिटिक्स करते हो कि आप अपने फायदे के लिए, अमीरों के फायदे के लिए करते हो, या आप पूरी जनता के फायदे में करते हो। ये दो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स तो दोनों ही है, मगर हम पॉलिटिक्स जनता के फायदे में करना चाहते हैं। हम कोई निजी फायदा ना उसमें लेना चाहते हैं, ना अमीरों के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, बड़े उद्योगों के फायदा के लिए कर रहे हैं। पॉलिटिक्स मतलब पब्लिक में जाके आप पब्लिक व्यवस्था में कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके लिए काम करो, वो पॉलिटिक्स है। सिर्फ इलेक्शन लड़ना पॉलिटिक्स नहीं है। इलेक्शन लड़ना भी कोई बुरी बात नहीं है, मगर आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो। जैसे आप उनको बोलो कि आप अपने मैनिफेस्टो में लिखो कि स्वास्थ्य सेवा में ये होगा, तभी हम उस समय हम हमारी पत्रिका निकालेंगे लोगों को कहने के लिए कि भाई किनको वोट दो, जो आपके स्वास्थ्य के लिए ये कर रहा हूं। तो ये एक सबसे बड़ा मौका है। जिस भी राज्य में, अब गुजरात में आएगा, जहां भी इलेक्शन आ रहा है, वहां हम सीधा इंटरवेंशन कर सकते हैं कि हम ये व्यवस्था इस तरह चाहते हैं, और हम पॉलिटिशियंस के पास मांगेंगे कि आप अपने मैनिफेस्टो में ये लिखो। आपका अगर मेंबर कोई है पार्लियामेंट, हमको इसमें पढ़ना नहीं है कि आप यहाँ से शुरू कर, राज्य का विषय है, उसका विषय है, वो बाद में देखा जाए। पहले आप एक्सेप्ट करो कि हाँ ये होगा और हम इसके लिए काम करेंगे, तभी हम आपके लिए, हम आपको वोट देने का सोच भी सकते हैं। पहले आप लिखो, उसके बाद, ठीक है। और हमारी पत्रिका में हम लिखेंगे कि पूरे जनता को आह्वान करेंगे कि आप अपने पॉलिटिशियन से ये मांगो, हमने कोरोना में बहुत सहन किया है। सब मानेंगे कि हमने कोरोना में बहुत सहन किया है। गरीब ने और सहन किया है, अमीरों ने को डॉक्टरों ने लूटा है, वो तो हर कोई इतना जान गया है कि हमको अब लूटना नहीं है, इसलिए हमको और कोई लूटे ये नहीं चलने देना है। तो ये निजी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, हमको जो लूट रही है। हम कहाँ जाए, और सरकारी अस्पताल ऐसे करो कि उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से काम होना चाहिए। अगर पूरा इतना, जितनी भी देश में स्वास्थ्य व्यवस्था है, वह अगर उसका सामाजिकरण करके, जैसा बोला, अति अमीरों पर आप डालो, टैक्स डालो। क्यों उनको टैक्स की छूट देते हो? क्या कभी टैक्स की छूट देने के बाद बोला कि कितने रोजगार उन्होंने पैदा किया? एक दो स्टडीज हुए, उसमें भी आया है कि ज्यादा जिनको छूट दे गई है उन्होंने कोई ज्यादा रोजगार पैदा नहीं किए हैं। तो ये सब हमको अब सोचने का मतलब सिर्फ कि भाई ये वैक्सीन खराब है, अब नया मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा उसके खिलाफ लड़ो। मगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लोगों को जमीनी चीजें समझाकर ही हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसा, मैं तो, क्योंकि हर चीज पहले सिर्फ ज्यादा मतलब ज्यादा गरीब लोग सहन करते थे, उनका शोषण होता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो हमको मध्यम वर्ग को पता नहीं चला था कि कितना शोषण हो रहा है। अभी क्या हुआ है कि ये कोरोना ने दिखा दिया कि आप भी उनके रडार है शोषण करने का, या तो आपके जरिए भी उनका खिस्सा भरे, आपका शरीर खराब हो। आज ही ट्विटर पर मैंने लिखा है कि कई देश में अब सरकार कॉम्पेंसेट करेगी जिसको वैक्सीन से इंजरी हुई है। अरे भाई, वैक्सीन बेच के प्रॉफिट तो वो कंपनी कमा रही है, और उसका कॉम्पेंसेशन अब सरकार देगी मतलब क्या, मेरे और तुम्हारे पैसों से देगी। अब सब जगह होगा, शायद इंडिया में भी वो आ जाए, है ना। तो ये सब चीजों में हमें सिर्फ आज तक क्या सिखाया गया था? अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, अच्छा करो, अपना करियर बनाओ, आगे निकलो। आप बस, ये नहीं होने वाला है। आप कितना भी कमा लोगे, ये व्यवस्था आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आप ये सोचो 2.5 साल हमारे बच्चों को की हालत क्या करके छोड़ी।
है ना, उनका भविष्य खराब हो गया। 2.5 साल तक इस उम्र में बच्चे सीखे नहीं। कोई भी बोले कि हमने तो ऑनलाइन सीखा, ये ऑनलाइन कोई सीखना होता ही नहीं है। तो यह बिल्कुल गलत बात है। तो हम अभी यहाँ तक बात पहुंच गई है कि पैसे कमाने के, मुनाफा कमाने के चक्कर में निजी कंपनियां, यहाँ तक आप मेरे तुम्हारे बच्चों के भविष्य तक से खेल सकती है। बच्चों को वैक्सीन दे दो, बच्चों के वैक्सीन के लिए हमारी एक्सपर्ट कमेटी, दुनिया भर के डॉक्टर्स ने नाम बोला था, बच्चों को वैक्सीन, ठीक है। तो अभी समय आ गया है कि हम सिर्फ अपनी करियर, अपना घर, उससे बाहर, और ये जो हमारा आज ज्यादातर लोगों का एजेंडा चल रहा है, अच्छा है, वो तो करना ही है कि सिर्फ वैक्सीन का विरोध करो या तो सिर्फ WHO का विरोध करो। WHO किसके हाथ? वो तो प्राइवेट कंपनियां, वो तो पुरवार हो चुका है स्वाइन फ्लू के समय कि प्राइवेट फार्मा कंपनियों ने WHO और काफी सरकारों को कॉल्यूजन में लेकर पूरा स्वाइन फ्लू का तूत चलाने का कोशिश किया। उस समय का वैक्सीन कुछ ऐसा बना कि उनको जल्दी जल्दी सब बंद करना पड़ा, मगर वैक्सीन तो बेच दिया, कमा लिया उन कंपनियों ने। और ये 12 साल के बाद इतना बड़ा कांड करने चले आए। तो सिर्फ WHO का, सिर्फ वैक्सीन का या सिर्फ एलोपैथी का विरोध करके नहीं चलेगा। एलोपैथी में भी अच्छे डॉक्टर भी है, कुछ चीजों के लिए एलोपैथी भी हमें मांगना है कि हमको व्यवस्था में, और ये हमारा लंबा गोल अभी तो मतलब जैसे वैक्सीन का विरोध वो तो करना है। मेरी खुद की वीडियो आपने देखी होगी कि बच्चों के वैक्सीन के लिए सबसे पहला बड़ों को भी वैक्सीन नहीं देना चाहिए, उसका लेटर मैंने लिखा है। वो मैं तो कोर्ट में केस करना चाहती थी कि इस देश में वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो तो करना ही है। जो अभी चल रहा है उसको जितना हम रोक सके, जहां रोक सके, वो तो करना ही है, उसमें कोई, मगर आगे आगे और बड़े कांड नहीं हो, उसके लिए व्यवस्था में परिवर्तन लाना जरूरी है। और ये किस तरह का, और मैं आज थोड़ा ज्यादा सुनना भी चाहती हूँ कि अब आप बताइए कि और क्या क्या हम कर सकते हैं। ये लोगों के बीच जाना पड़ेगा और ये ख्याल ज्यादा हमें समझ के और लोगों को समझाना पड़ेगा। ये मेरा मतलब बेसिक ये है, ठीक है। फिर हर जगह का हमें क्या है क्या नहीं है बातें करें, हम मिलते रहें कि इसमें यहाँ ऐसा है क्या करें, यहाँ ऐसा है क्या करें। विशाल भाई, मेरे हिसाब से लोग सवाल ज्यादा करें, मैं जी जी, अभी तक आपने जो बताया उसका एक मैं समरी के रूप में रिपीट करना चाहूंगा, फिर बाद में हम लोगों से पूछते हैं, उनके ओपिनियन लेते हैं कि आगे इसमें और क्या ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। हम सब ने जैसे कि देखा कि डोलो स्कैम है और बहुत सारे स्वाइन फ्लू और ऐसे स्कैम सामने आए जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डोलो लेवानी नहीं, कोई प्राइवेट कंपनी हमारा पर डोलो नानी तो ताव करी ज उतरे આ લોકો ના પાડે। આપણે અત્યારે અંદરો અંદર વાત ના કરીએ, વચ્ચે આપણે હાથ ઊંચો કરીએ અને વારાફરતી બોલીએ તો સારું રહેશે। तो ये डोलो को प्रिस्क्राइब करने के लिए कैसे डॉक्टर्स कमीशन खाते हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत सारे जैसे जिसकी जरूरत नहीं होती वैसी सर्जरी रिपोर्ट्स करवाते हैं, उससे ज्यादा पेशेंट्स को खर्चा आता है, जिसके लिए एक कमेटी बनाए जानी चाहिए जिस हेल्थ केयर की, कि जिसमें पब्लिक के लिए क्या अच्छा होगा वो विदाउट एनी बेनिफिट उनके या कंपनी के ऐसे डिसाइड हो, ऐसी कमेटी की रचना होनी चाहिए। फिर जो मतलब अभी जो टेस्ट किट्स है, वैक्सीन है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी उसमें इतने सारे पैसे गए, तो पहले से अच्छा प्लानिंग किया जाए कि इसकी जरूरत है कि नहीं। और फ्यूचर प्लानिंग में सिर्फ अभी की हम जो देखें उस पे एलोपैथी पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तो आगे की जो हम रचना करें उसमें आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, योगा है, उन सबका सब जगह पे सब हॉस्पिटल में वो सब साथ में हो। अभी हम ज्यादातर हॉस्पिटल्स में जाएंगे वहां पे सिर्फ एलोपैथी का ही ज्यादा होता है और जो सर्विस होती है वो कम होती है, तो वो ज्यादा हो उसका हम प्रचार करें। फिर इसमें
हम आगे इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए हॉस्पिटल्स में जाके हम रिसर्च करें कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, क्या लोगों को जो सर्विसेज चाहिए वो मिल रही है, कि उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि यही हमें सर्विस चाहिए। फिर हम पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लोकल टीम बना के, कि हर एक हॉस्पिटल में जाए, वहाँ पे कैसी सर्विस मिल रही है और आगे उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वहाँ के सुप्रिटेंडेंट को मिलके 1 महीने में एक मीटिंग कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा है प्रेस अवेयरनेस, कि जो भी ये हो रहा है हॉस्पिटल में बराबर सर्विस मिल रही है नहीं है, उसका प्रेस में हम इंफॉर्मेशन दें। और लास्ट में ये बताना चाहूंगा, ये मिशन है, ये लंबा है, एक दिन का मामला नहीं है कि एक दिन में ये सब सोल्व हो जाए। हम सबको मालूम है कि ये लोग कितना बड़ा ग्रुप है, प्राइवेट कंपनीज, फार्मा और हॉस्पिटल्स का, जो प्रॉफिट के लिए ये सब चला रही है। तो जाहिर सी बात है वो जितना कर रहे हैं उससे उसका 10% हम करेंगे तो भी पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ जाएगी। उन लोगों को प्रोडक्ट सेल करना होता है, हमारे पास से पैसा लेना होता है, फिर भी वो लोग इतना काम करते हैं, हमें तो उनके पास से कुछ नहीं चाहिए। तो हमारी बात है वो बहुत जल्द लोगों तक पहुंच जाएगी और ये मिशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर हम सब साथ में सिर्फ एक वीक में 2-3 दिन में 1-2 घंटा का टाइम निकाल के ये सब टास्क कंप्लीट करें धीरे धीरे, तो आराम से हम हमारे लक्ष्यांक तक पहुंच सकते हैं कि नेशनलाइजेशन कैसे हो हेल्थ केयर का और कैसे लोगों को अच्छी सुविधा मिले। और अभी आप बता सकते हैं कि आगे हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप कुछ एडिशन करना चाहे कि क्या ये नेशनलाइजेशन होने के लिए क्या कर सकते हैं। इसमें मेरा ये था कि हम कलेक्टर को लेटर दे, पास के कॉर्पोरेटर्स को मिले, उनको बताइए ये चीजों की जरूरत है, इसको आप कैसे लाने में हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी आप में से किसी लोग को सवाल हो या कोई बताना चाहे कि इसमें हम कैसे आगे काम कर सकते हैं तो बताइए। नमस्ते मैम। मेरा एक छोटा सा सवाल था। ये जो बेसिक तौर पर तो हम कर ही रहे हैं, जैसे जिधर भी जा रहे हैं वहां पे ये अवेयरनेस समझा रहे हैं लोगों को कि वैक्सीन मत लो और देसी जो भी हमारे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसके साथ चलो। लोग तो सुधर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हमने अभी तक रास्ते में लेके आए हुए हैं जो एक वैक्सीन लिया दूसरा नहीं ले रहा है, या डबल लिया है तो बूस्टर नहीं ले रहा है। वो हेजिटेंसी हमने क्रिएट किया है। बट मेरे साथ एक बड़ा समस्या ये हो रहा है, 3 दोस्त मेरे 1 महीने के अंदर मतलब गुजर गए। एक अराउंड 38 ईयर्स के थे, आंखों में उनका जस्ट ऐसे आंखें मचलाना जैसे हुआ और तुरंत गए हॉस्पिटल। पहुंचते ही उनका स्ट्रोक हो गया, मर गए एकदम अनएक्सपेक्टेड, सुबह सुबह उठते ही ये हो गया। दूसरे एक मतलब इतने समझाने के बाद भी गाँव में मैं था नहीं, तो उन्होंने जाके सेकेंड डोज लगवाया और आके तुरंत उनको सीवियर पैरालिसिस हो गया एक साइड। तो ये जो पोस्ट वैक्सीनेशन के जो इफेक्ट्स हो रहे हैं इससे कैसे बचें, ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। ये जो कौन निरंजन भाई पूछ रहे थे, हाँ, कि सचिन कौन बोल रहा था? हाँ, हाँ। तो देखिए, ये आज का जो हमारा विषय है वह वैसे तो व्यवस्था कैसे हम बदले उसका है। ये आपने पूछा, उसके लिए कई जगह पर वैक्सीनेशन के डिटॉक्स करने के आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और भी तरीके करने वाले लोग हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कौन बोल रहा था, निरंजन भाई। विशाल भाई को मैं या तो अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पर भी इसके तरीके दिए गए हैं। अभी कल ही फेसबुक पर भी किसी ने दिए। डॉक्टर अभय छेड़ा का अगर आप पूरा प्रेजेंटेशन देखो तो वो भी, उसमें भी उन्होंने दिया है ये सब। तो जिनके अब जिनका हो गया देहांत हम कुछ, मगर लोगों को पहले तो अवेयर करो कि सब अगर थोड़ी सी उनको शायद थोड़े दिन पहले से कुछ हो भी सकता, अब जो हो गया है उसे हम मतलब इंजेक्शन ले ही लिया है, तो उनको ये सब
डिटॉक्स करने की पद्धति सिखाओ कि भाई ये सब हम कर सकते हैं, देखो इतने सारे लोगों को ये हो रहा है, ठीक है, मगर आगे चलकर ये फिर से नहीं हो उसका मैं खुद उसका ज्यादा करती हूँ। इसलिए मेरे पास ये मुझे पता होता है कि ये डिटॉक्स का कहाँ किसने किया है काम, ये किसने किया है, तो वो माहिती मैं भेज सकती हूँ विशाल भाई को, ठीक है। मगर मैं पूरी अपनी ताकत, ऐसा कोरोना जैसा और इसके पहले भी हो चुके हैं, आपको पता नहीं कितने वैक्सीन, मध्यम वर्ग के कोई माता पिता है और वो अगर पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, ये एक इतना एक बड़ा लंबा वैक्सीन का लिस्ट, वहाँ पूरा 2 साल का बच्चा नहीं होता है तब तक तो 70-80 हजार रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं, और ऊपर से बच्चे को नुकसान होता है। कोई जरूरत नहीं होती है न्यूमोनिया का वैक्सीन, ये वैक्सीन वो वैक्सीन, अभी नया चला है HPV वैक्सीन 12, 13, 15 साल की लड़कियों को देने का, और वो पुनः अदरवाला ने बना दिया है SII ने, पहले परदेशी था तब भी डॉक्टर लोग दे रहे थे पैसे, किस लिए कि भाई तुम्हारी बेटी को वो सर्विक्स का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर 60 साल की उम्र में, और वो भी सबको थोड़े ही होता है, हाइजीन उसमें काम करता है, स्मोकिंग करो तो होता है, ये मतलब उसके कितने सारे रीजंस है, और उसके लिए ला के रख दिया एक वैक्सीन कि ये वैक्सीन आज दो तो 60 साल की उम्र में, 70 साल, वो कौन सी उम्र होती है कैंसर की, किसी को पता भी नहीं, याद नहीं होगा कि मैंने ये वैक्सीन लिया था कि कैंसर नहीं हो मुझे सर्विक्स का। तो बहुत बड़े कांड चल रहे हैं, वो रोकने के लिए कैसे हम भविष्य में ये व्यवस्था बदल सके, उसके लिए ये आज की मीटिंग मेन तो रखी है, और ये व्यवस्था बदलने के पार्ट में ही ये जो नया कानून आ रहा है वह भी है, उसको भी रोकना है। बाकी ये डिटॉक्स और उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन भेज सकती हूँ। जी, अभी किसी को क्वेश्चंस हो तो वो हम लास्ट 5 मिनट्स में ले लेंगे, बाद में हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। तो पूछिए, जिस किसी को भी कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं, और प्रश्न ऐसे पूछिए कि आज के टॉपिक के हिसाब से, जिससे आज की मीटिंग में वैल्यू एड हो सके। मेरा एक प्रश्न था, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल। हाँ, नमस्ते माया जी। आपका काम तो बहुत ही सराहनीय, आप भेजते रहते हैं तो मैं देखती हूँ, औरों को भी भेजती हूँ। तो आपने जो एक बात रखी है कि जो टेस्टिंग करने के लिए 72,000 करोड़ रुपए, कितने तो भी रुपए बहुत खर्च किए, उसका कुछ डाटा है क्या आपके पास? कुछ तो न्यूज़पेपर मतलब में आया था, नहीं अच्छा, डेटा मतलब, हाँ न्यूज़पेपर में आया था, जिस दिन आया होगा मैंने फेसबुक और ट्विटर सब जगह डाल के रखा था। मुझे फिगर याद है कि इतने पैसे इस देश के टेस्ट करने में खर्च अभी उस समय तक हो चुके थे, अभी जो चल रहा है वो बाद में अभी और ऐड हो गया होगा। तो न्यूज़पेपर में आया था। अच्छा, तो जैसे ये पोलियो है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको भी हम क्या रोक सकते हैं क्या? पोलियो की जो है, वही मैं बता रही हूँ कि देखो पोलियो का काफी कुछ आ गया कि ओरल पोलियो वैक्सीन उस समय जब आया था ना, तब भी हमारे एक एक्सपर्ट ने तो बोला था कि नहीं देना चाहिए। आखिर क्या होता है, ये लाइव वायरस, हमारे बच्चे जो हिंटरलैंड में मतलब गांव में दूर दराज में, एक तो बच्चा बीमार मतलब माल नरिष्ट है, ठीक है, उसको आप लाइव पोलियो का वायरस दो तो उसको तो पोलियो होने ही वाला है। तो एक स्टडी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आया था कि अगर इस देश में कुछ नहीं किया होता और जितनों बच्चों को पोलियो होने वाला था उससे ज्यादा पोलियो ये वैक्सीन देने के बाद, मतलब पोलियो, उसको नाम पोलियो नहीं बोलते हैं, उसको फिर नाम अलग बोल, अरे मगर हुआ तो पैरालिसिस ना, तो उससे ज्यादा बच्चों को पैरालिसिस ये पोलियो की वैक्सीन, वो स्टडी BMJ का है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो उससे ज्यादा तो बच्चों को इसके बाद हुआ, ठीक है, मतलब पोलियो देने के बाद ज्यादा बच्चों को इस देश में पैरालिसिस हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड है। हर साल करीब 50 से 55 हजार लोगों को अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस वो बोलते थे,
मगर ये सब आने के बाद भी सरकारी प्रोग्राम उसी तरह चलते रहते हैं, क्योंकि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है सरकारी प्रोग्राम, ये पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर। इसीलिए ये जो जैसे ही पेंडेमिक चला उसके 2-3 महीने में हमारा एक ग्रुप है, उसमें पूरा हम हफ्ते में 3-3, आप सोचो हफ्ते में 3 जूम मीटिंग 2-2 घंटा करते थे, करीब कंटिन्यूअस 3 महीना हमने करी, और पूरा डिस्कशन किया कि जिस देश में नेशनलाइजेशन है वहां क्या हुआ, जहां नहीं है वहां क्या हुआ, जहां था वहां क्या क्या कमी रह गई थी। जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां नेशनलाइजेशन है मगर वहां लोगों का कंट्रोल नहीं है। दूसरा, दवाई की कंपनियों का नेशनलाइजेशन नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल का। तो आपने एक लेवल पर, और वहां मैं ये कोरोना के पहले गई थी, दोनों जगह मैंने देखी है, और मैंने चाइना का, मेरे अच्छे खासे फ्रेंड जो चाइना में ही पढ़ के आए, कि जहां नेशनलाइजेशन था वहां कोरोना से पहले काफी अच्छी तरह से दवाई, मतलब कम से कम दवाई देकर, यहाँ जैसे आप जाओ पीडियाट्रिशियन के पास सीधा एंटीबायोटिक दे देंगे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकता ये। मतलब आपको सच्ची सलाह देंगे कि भाई ये वायरल है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, बच्चा थोड़ा रोएगा, बच्चा थोड़ा बुखार आएगा, सब होगा, बुखार भी इतना तक आने दो, उसके पहले मत दो दवाई, कोई भी दवाई। अभी कोई बीच में बोल रहा था, देखो ये एक तो डोलो का तो डोज ही ज्यादा है, वो डोज कैसे पास हुआ है वो भी मुझे नहीं पता है, 500 के बदले वो 650 देता है। दूसरा, वो शायद कुछ रेगुलेशन में से निकल जाने के लिए भी करते हैं ऐसा सब। दूसरा, अभी मतलब दूसरी जो मेडिसिन की पद्धतियां है, जैसे आयुर्वेद है, ये है, वो कहते हैं कि भी थोड़ा बुखार आने दो, यहाँ तक तो आने ही दो, 101 102 तक कुछ नहीं होगा आपको, उसके बाद आप मतलब पानी के वो रख के भी कर सकते हो बुखार को थोड़ा कम। हर बार दवाई ही लेना जरूरी नहीं होता है। तो ये सब चीजें वहां जब नेशनलाइज व्यवस्थाएं मैंने देखी है, कैसे मैंने बताया ना, चाइना में 92% दवाई वहां चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन से करते थे। ये कोरोना में क्योंकि दवाई की कंपनियों का वहां नहीं था राष्ट्रीयकरण, तो फिर वो जो व्यवस्था थी नेशनलाइज, उसको भी खरीद लिया। तो इसलिए ये जो हमने हमारा आर्टिकल लिखा है वो ऐसे 3-3 महीना 2-2 घंटे की हफ्ते में 3 बार जूम मीटिंग करके पूरी चर्चाएं करके ये हम नतीजे पर आए हैं। और ये हमने शुरू किया था लॉकडाउन के 1 महीने में। आप सोचिए, लॉकडाउन का 1 महीना हुआ, पता चल गया कि ये तो पूरा गलत चल रहा है। चौथे दिन से पढ़ना शुरू कर दिया था। जी, ये भारत का भी ऐसा कुछ डाटा है क्या कि पोलियो डोज देने के बाद बच्चों को पोलियो हुआ? हाँ है ना, मैं भारत की बात, ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने भारत के बारे में वो डेटा प्रसिद्ध किया है। भारत के, इंडियन, मैं तीनों जो मेरे पास है भारत के लिए पोलियो वैक्सीन का, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है? जी जी। और मुझे ये पूछना है, अगर डोलो दवाई से अगर किसी को साइड इफेक्ट आ रहा है तो कुछ कंप्लेंट कर सकते हैं उस विषय में, और कहाँ करेंगे? किसी भी दवाई के बारे में कर सकते हैं, मगर अभी सच कहूं तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि आज तक मैं बताऊं एक बात कि ये 2.5 साल में तो ये कोरोना के बारे में ही कहाँ कंप्लेन करना है वो मैं कर रही थी। उसके पहले 2001 से जब गुजरात में अर्थक्वेक आया, तो उसके तुरंत मैंने अपना क्लिनिक बंद करके सब उधर साधन डोनेट कर दिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि वहां सर्जरी के साधन चाहिए, बहुत कमी है, तो जाके उधर टेम्पो लेके जाके डोनेट कर दिए। उस दिन से मैं सिर्फ झोपड़पट्टियों में उनके घर के हक और उसके लिए काम कर रही थी। ये 2019 मतलब 2020 में मैंने फिर से अपना मेडिसिन और वो भी खास करके इम्यूनिटी वो सब पढ़ना शुरू किया। हाँ जी विशाल भाई, दवाई, विशाल भाई। हाँ दवाई के लिए स्पेशल वेबसाइट्स होती है गवर्नमेंट की, जहाँ पे वो डेटा कलेक्ट करते हैं। मैं उसका एक लिस्ट बना लूंगा कि कहाँ पे दवाई के साइड इफेक्ट्स दर्ज किया जा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। दूसरा, अभी मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि जो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं उनके खाने पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई सारे हॉस्पिटल्स में खाने में पैकेट, मतलब जो पैकेट में दूध आता है वो देते थे, वो हम सबको मालूम है पाउडर वाला दूध होता है, तो वो लोगों को बीमार करता है। फिर खाने में भी ऐसे कुछ खाने के तत्व होते हैं
जो कफ और पित्त और उसके हिसाब से होते हैं उसमें भी ध्यान नहीं रखा जाता, तो वो सब भी इम्प्रूव हो, वो भी हम ध्यान रख सकते हैं कि कैसे हॉस्पिटल्स को बताया जाए कि जब दर्दी को, पेशेंट्स को खाना दिया जाता है उसमें क्या ध्यान रख सकते हैं। मतलब हॉस्पिटल में जाएं तो खाना, दवाई मिलती है नहीं मिलती है, सोना मिलता है, फैमिली मेंबर्स को क्या तकलीफ होती है, सब पूरा पता करने का और उसके पीछे पड़ जाने का सुपरिंटेंडेंट के कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, खाना ऐसा मिल रहा है, खाने में ये क्यों दे रहे हैं, वो तो हानिकारक है, ये वो सब पीछे ही पड़ जाने का। तब जाके ये व्यवस्था को हम कुछ हिला सकेंगे और बाद में हमें जैसी व्यवस्था लानी है वो ला सकते। जी बिल्कुल, तो ये मिशन हम आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसे हम कंटिन्यूअस मीटिंग करते रहेंगे और ये सिर्फ मीटिंग तक ना रहे, हम कम से कम हॉस्पिटल्स में बात करना शुरू करें धीरे धीरे, भले धीरे धीरे होगा पर बात करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे हमारे कॉन्टेक्ट बनेंगे, हॉस्पिटल में पता चलेगा किसकी ऑथोरिटी है, कहाँ पे कैसे काम होता है, तो जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे धीरे धीरे पता चलता जाएगा। और हमारी हेल्प के लिए माया जी है और भी कई सारे डॉक्टर्स हैं, वो हमें मदद करेंगे। तो आज की मीटिंग हम यहाँ तक ही रखते हैं, सभी को धन्यवाद। और एक्शन स्टेप्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप छोटे से छोटा, एक तो आपके एरिया के जो कॉर्पोरेट हो उनको मिलिए, वहाँ पे आवाज नहीं आ रही है बराबर। हाँ एक मिनट, ये बीच में हो गए। आप तो पहले हॉस्पिटल में सर्वे कीजिए कि वहाँ पे क्या क्या कमी आ रही है, उसका लिस्ट बनाइए, फिर आपके वहाँ के जो कॉर्पोरेटर हो या कलेक्टर हो वहाँ पे आप सिर्फ एक पत्र लिखिए, लेटर लिखिए और फिर वहाँ से प्रेस में दीजिए कि आपके हॉस्पिटल्स में क्या सुविधा नहीं मिल रही। तो प्रेस में जैसे आएगा वैसे लोगों में इसके बारे में जागृति आएगी और वहीं से काम शुरू होगा। जैसे जैसे प्रेस में आएगा और लोग जागरूक होंगे और हमारे मिशन में जुड़ते जाएंगे। तो ये छोटे से 3 स्टेप्स हम कर सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर आगे आगे जैसा हमारा ग्रुप बड़ा होगा वैसे हम लोकल टीम बनाएंगे और इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। जी धन्यवाद। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। जी जी, मुझे एक बात पूछनी है। मैंने ऐसा सुना है कि कोविड के समय में मतलब सरकार का ऐसा आदेश था कि जो कोविड के पेशेंट को केवल एलोपैथी डॉक्टर ही मतलब दवाई दे सकते हैं, बाकी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी से कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा। तो ये बात सही है क्या? ऐसा आदेश आया था, फिर कर्नाटक में तो केस भी जीत गए कि नहीं हर एक को अपना लेने का वो है। महाराष्ट्र में आदेश तो आया था, मगर मुझे पता है पुणे में, क्योंकि वो जो मिस्टर बजाज खुद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बांट रहे थे, मैंने सुना था बॉम्बे, पुणे सबकी पुलिस को भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट दी गई थी। गुजरात में तो ऑफिशियली सरकार ने सब जगह, और गुजरात के सेक्रेटरी का मतलब वीडियोस है कि होम्योपैथी से इतने सारे लोग हमने बचाए हैं। तो ये कहना कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट सर्कुलर आया था, वो कर्नाटक में उसमें केस भी हुआ था और जीत गए थे। तो आए थे बीच में आदेश, मगर वो उतने पालन भी नहीं हुए थे। और एक्चुअली महाराष्ट्र में भी मैंने सुना है, न्यूज़पेपर्स में आया था, टीवी पर, कि वो होम्योपैथी बांटी थी, पुलिस को भी बांटी गई थी। ठीक है। हाँ अमृत भाई। मैम हेलो, कौन बोल रहा है? राकेश भाई बोल रहे हैं? नहीं विश्वदीप। हाँ बोलिए। हाँ मुझे ये पूछना था, जो अब तो वैक्सीनेशन के बारे में तो हम जागृति फैला रहे हैं, बट जैसे मैं हमारा जैसे बोलना है कि जो अभी पोलियो वैक्सीन में भी वैक्सीनेशन जो होता है, तो हम पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि आप बच्चों को ना दें? वही तो है, थोड़ी दुविधा वहां आके खड़ी रहती है कि ये जो आज की व्यवस्था है, अभी वो देख, वैसे रामदेव थोड़ा शायद हमारी भाषा भी, मैं ये जो विशाल भाई को भेज देती हूँ, ये जो तीनों स्टडीज और प्रेस रिपोर्ट्स हैं कि पोलियो वैक्सीन से क्या क्या हुआ है इस देश में। ठीक है,
तो हाँ। वो आप दिखा सकते हो कि भाई देखो ऐसा हुआ है इस देश में, और यहाँ तक। और शायद ओरल पोलियो WHO ने भी कहा है कि इतने समय के बाद उसको मतलब अब निकाल देंगे। जितना उन्होंने पैदा किया है उनकी फैक्ट्री में है, वो तो बच्चों को कुछ भी हो, मगर हमारे पास है तो वो तो हमको बेच देना है, ऐसा। मगर काफी हद तक अथॉरिटीज ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ये, तो आप थोड़ा गूगल करेंगे तो भी आपको ओरल पोलियो की वो मिल जाएगा, और जो मेरे पास है मैं भेज हाँ। नहीं, डेटा तो है पास, बट कन्विंस कैसे करें, क्योंकि वो जो वो डेटा दिखा के कि भाई देखो ये पर होता है। कोई मानता नहीं है, मतलब वो तो ये कोरोना बताने के में भी बाद कहाँ में। सब मानते हैं, सब तो नहीं मानेंगे हमारी। हाँ, कोरोना हाँ, में भी कहाँ सब हाँ, मानेंगे। 100% में से सिर्फ 1% ही मानते जब हैं। ऐसे ऑर्गेनाइज हो तब उन पेरेंट्स को बुला सकते हैं, वो कर सकते हैं हम क्या? बिल्कुल 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 बुला सकते हैं। ये तो हमने पूरा ओपन रखा था, जिसको आना है आइए, है ना। हाँ, मगर सभी जगह पे शेयर भी किया था, मगर कई लोग नहीं जुड़े। मैं भी आज पहली बार ही जुड़ी हूँ, मगर ऐसा I mean, मैं अवेयर तो हूँ कितने पेशेंट को, आई एम नेचुरोपैथ, तो कितने पेशेंट को 2 साल पहले भी ठीक किया, मगर इस सब से बाहर थी, अभी आई हूँ तो जितना हो सके उतना कर रही हूँ। पहले भी किया था, तो जितना जिससे भी हो सके सभी को करना चाहिए, सभी को अवेयर करना चाहिए। इसी तरह से परिवर्तन आएगा। हम सभी को ये हमारे लिए ही हो रहा है, तो हम सभी को जितनी हो सके उतनी जागरूकता फैलानी चाहिए। तो वैसे मैं अहमदाबाद से नहीं हूँ, मैं राजकोट के आसपास हूँ, मगर मेरे पेरेंट्स वहाँ है, तो मैं ये सभी ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ, बट आई एम गुजराती, तो इस तरीके से है। हाँ, तो वही बात है कि हम सब वैक्सीन के बारे में तो बहुत जल्दी समझ गए और काफी हमने फैलाया। कोरोना एक षड्यंत्र है, वो भी फैला रहे हैं। ये कितना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम जो अभी बोल रहे हैं सब, मैं तो बोलती हूँ ये पहले से चल रहा था। ये मतलब उसका अंतिम चरण है, ये पूंजीवाद का अंतिम चरण है, ऐसा मेरा समझ है। तो ये तो हम जागृति फैला रहे हैं, मगर उसका अल्टरनेटिव ये हम कैसे इसको बदलें, वो अब समय आ गया है कि वो समझाएं कि ये बदला जा सकता है। वैक्सीन आज आप नहीं लोगे, कल सरकार ऐसा कानून लेके आ सकती है, ये जो पब्लिक हेल्थ बिल है वह आपके घर में आकर आपका टेस्ट भी कर सकती है, आपको वैक्सीन दे सकते हैं। ऐसी जबरदस्ती अगर आई तो क्या करेंगे? इसलिए लोगों को इकट्ठा अभी से होना, और एक आशा के साथ कि भाई हम ये बदल के सबको, एक तो क्योंकि आजकल महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि दवाई सबको महंगी पड़ रही है। आप वो भी हाँ, तो माया जी, हेल्थ बिल वाला उसमें तो मैंने भी किया, वो जो भेजना था वो, मगर ये जो हम कह रहे हैं ना, पता नहीं चल रहा अभी। मेरे कंफ्यूजन ये है, और मैं सभी ग्रुप्स में हूँ। आज मैंने हमारी एएम टीम जो है वहां पे भी क्वेश्चन किया कि सरकार पर क्या दबाव है वो हम नहीं जानते, क्योंकि कई जगह पे साइलेंटली भी, कहीं हमारे नेचुरोपैथी सेंटर और ये उस जगह पे भी साइलेंटली लोगों को एलोपैथी दवाई नहीं देके उसे नेचुरली सब ट्रीटमेंट देके जितना हो सके उतना कम से कम दवाइयों में भी ठीक किया गया, मगर वो ऑन पेपर नहीं आया। I mean, कहीं अखबार में और ये इस तरीके से ट्विटर में और वो सब कुछ न्यूज वो चल रही थी कि सब एलोपैथी दवाई से ही सबको ट्रीटमेंट दी जा रही है, इतने रिकवरी हो रहे हैं, मगर साइलेंटली कई जगह पे ऐसे काम हुए हैं, मगर ऑन पेपर नहीं हुए, राइट? तो ये गुजरात है तो हो सकता है, या शायद इंडिया में भी कई लोगों के वैसे ही वैक्सीन लिए बगैर ही सर्टिफिकेट आ गए हैं, वो भी मैं आज कह दूं कई लोगों के आ गए हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, वैसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। ऑन पेपर हम देखे तो ऐसा कि इतने लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, मगर एक्चुअल में उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, वैसे ही आ गया है। सरकार ने तो, मोदी क्या करना चाहते हैं, सरकार किसके नीचे दबे हुए है वो हमें नहीं पता, उसका इंटेंशन क्या है वो हमें नहीं पता। बस हम ये कर सकते हैं, हम जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ये ठीक चीज नहीं है, क्योंकि सत्ता में जो भी बैठे हैं हम नहीं पता। आप ये समझो कि अभी के लिए भी हम जितना इस देश का पॉपुलेशन है
उसके बदले में हम डेफिनेटली कम तो है ही, तो हम जितने लोग, सरकार जितना क्लेम करती है उसके बदले, मैं तो रोज सुबह जो मॉर्निंग वॉक में जाती हूँ ना, सिर्फ लोगों से बातें करती हूँ। लोग ये कहते हैं कि हमने तो नीचे से 500 रुपए की नोट पकड़ाई और वैक्सीन का सर्टिफिकेट लिया है, ऐसा भी मुझे बोलने वाले मिले हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि सबने नहीं लिया है, काफी सारे लोगों ने लिया है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों ने लिया या नहीं लिया, मगर पैसा तो गया ना, सरकार ने एडवांस में ये सब और अभी भी दे रखे हैं वैक्सीन लेने की, वो पैसा किसका गया? वो तो गया ना, हमारा पैसा है, ठीक है। तो हम ये जो साइलेंटली काम करते हैं उससे लंबे, और जो मैंने बताया कि कल को उठ के अगर ज्यादा, इस देश में तो वैसे आ ही नहीं सकता डिक्टेटरशिप, क्योंकि लोग ही इतने हैं कि लोग, मगर थोड़ी बहुत सख्ती तो हमने देखी ना पुलिस ने कैसे की, या तो ला दे, कितने लोगों ने मजबूरी में वैक्सीन लिया है कि आपको टैक्सी चलाना है, आपको रेड़ी चलाना है, आपको लारी चलाना है, तो आपको लेना पड़ेगा। तो क्या करे इंसान, अपना घर चलाए कि वहां लड़ने जाए? तो ये व्यवस्था बदले बिना हम लंबा नहीं, हम पूरी समाज व्यवस्था को नहीं हम हेल्प कर पाएंगे। हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं कि मैंने इतने लोगों को वैक्सीन लेते रोका, ठीक है। उसमें भी कितने सारे लोग सोचेंगे कि भाई देखो ये इतने बड़े डॉक्टर आके टीवी पर बोल रहे हैं, ये न्यूज़पेपर में आज इतना गया, इतना ये कर लो, नहीं तो मास्क पहनो, लोग देखते हैं। तो कई सारे लोग तो इस भ्रम में आ जाएंगे। हमें ये व्यवस्था बदलना है कि ये न्यूज़पेपर जो पैसे, हमें पता है, आप कहते हो हमको नहीं पता है, किसने कहा हमें नहीं पता है कि सरकार के किसके, अरे खुलेआम सरकार तो बोलती है कि मोदी जी बोलते हैं कि आज मैंने बिल गेट्स से बात करी, आदर पुना वाला मिल के आता है और बोलता है कि मैंने बोला है कि अब बूस्टर शुरू करो। तो हमको पता है वो किसके प्रेशर में है। इलेक्शन बॉन्ड, इलेक्शन में किसको किसका पैसा मिलता है, सब पता होता है हमको। हमको नहीं पता है, वही बात गलत है। पहले तो हमको सब पता है कौन किसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपर्ट का भी नहीं मान के वो लॉकडाउन भी जाहिर करते हैं, वो वैक्सीन भी करते हैं बच्चों का, जो ना बोला था, हमारे देश की एक्सपर्ट कमेटी ने ना बोला था। तो ये व्यवस्था अगर नहीं बदलेंगे तो सिर्फ वो साइलेंटली काम करने वाला तो करना ही है। मैंने सबसे पहले, आप पहले से थी कि नहीं मुझे नहीं पता, वो तो करना ही है, कोई दो राय नहीं है। मगर उसके साथ ये लंबे समय का जो हमें बदलना है वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये तो चलता रहे, वो और जोर से आएंगे कि ये आप साइलेंटली भी कैसे नहीं काम कर सको, वो देखना है हमें। जी वो तो करना ही होगा, और ऐसे भी अंधभक्ति भी नहीं दिखानी है, क्योंकि कोई भी अगर सत्ता पर बैठा है और किसी के दबाव के नीचे किसी को नुकसान हो रहा है तो उसका भरपूर विरोध होना ही चाहिए। एग्री। कोई चारा नहीं है, मेरा तो ऐसा मानना है कि उसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता मुझे नहीं दिखता है। अमृत भाई कुछ कहना चाहते हैं, वो कहिए, फिर हम मीटिंग समाप्त करते हैं। जी अमृत भाई। किरण अरोड़ा। अमृत भाई मीना ने रखा नहीं ना यो। तो हम मीटिंग समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, आगे ऐसे जुड़ते रहेंगे और एक्शंस हम लेंगे। नमस्ते।